नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकरा कर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। तो चलिए आज कौन कौन सी खबरें जिन्हें हम और आप मिलकर देखेंगे उन पर पहले एक नजर। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश को मिले एक और सम्मान की। यह सम्मान क्या है, किस क्षेत्र में मिला है, यह पूरी जानकारी, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। यह है हमारी आज की पहली खबर। जो दूसरी खबर है उसका जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब बुंदेलखंड में बम्पर निवेश जो है वो देखने को मिला है। शुक्रवार को सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ और इसमें किस तरह से उद्योगपतियों ने, निवेशकों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, सीएम ने क्या कुछ कहा, क्या इस पूरे कार्यक्रम का लुब्बे-लुआब रहा, वो हम आपको बताएंगे। तीसरी और एक और महत्वपूर्ण खबर वो ये कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब जल्द ही झुग्गी मुक्त होगी। छोटी छोटी झोपड़ियां या अतिक्रमण जहां पर किए गए हैं उन्हें किस तरह से हटाया जाएगा और इसकी क्या पूरी प्लानिंग होगी, इसका इंपैक्ट क्या होगा, यह खबर भी आज हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले जो मध्य प्रदेश को सम्मान मिला है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है। देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम में मध्य प्रदेश टॉप पर है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्रामों की सूची जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश टॉप पर नजर आ रहा है। एमपी के तीन पर्यटन गांव जो हैं जिनका बड़े पैमाने पर जिक्र हो रहा है, प्राणपुर, साबरवानी और लाड़पुरा, ये देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम चुने गए हैं। ये जो सम्मान है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश को मिला है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने इस सम्मान की घोषणा की है। दिल्ली में पर्यटन विभाग के अफसरों ने इस सम्मान को ग्रहण भी किया। कुल 900 गांवों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। एक बड़ी संख्या थी जिसमें मध्य प्रदेश ने अपना परचम लहराया। केंद्रीय मंत्रालय की प्रतियोगिता में 36 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्रामों का चयन किया गया। आपको एक बात जानकर और भी हैरानी होगी, इसी खबर से जुड़ी हुई है, कि साल 2023 में भी मध्य प्रदेश के 2 गांवों ने यह सम्मान हासिल किया था। यानी पिछली बार 2 गांव थे और इस बार जो है वो 3 गांवों को यह सम्मान मिला है। कौन कौन से वो गांव थे? पन्ना जिले का मडला और सीधी जिले का खोखरा। इन 2 गांवों को पिछले साल यानी 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिला था। और चलिए अब आपको इन पर्यटन ग्रामों की विशेषताएं बताते हैं। तो अशोकनगर के चंदेरी तहसील से 4 किलोमीटर दूर है प्राणपुर गांव। पहला गांव जिसका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, इस गांव को पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का। क्यों? क्योंकि देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में यह गांव जो है वो विकसित हुआ है। यहां के बुनकरों के लगभग 243 घर हैं और इन घरों में हथकरघा बुनाई का काम होता है। हथकरघा बुनाई, जो बुनाई हाथ से की जाती है वो। गांव में करीब 550 हथकरघों पर 900 बुनकर चंदेरी वस्त्रों की बुनाई करते हैं। देश और दुनिया में प्रसिद्ध चंदेरी कपड़े जो होते हैं उनको यहां तैयार किया जाता है इस तरह से। और जो परियोजना है इसे 6 मार्च 2024 को शुरू किया गया था और अब उसका जो नतीजा है वो कुछ इस तरह से सामने आया है कि प्राणपुर जिला अशोकनगर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम की श्रेणी में, उस लिस्ट में जगह मिली है। और अब बात करेंगे दूसरे गांव की, जो कि है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में। गांव का नाम है साबरवानी। इस गांव को भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के तौर पर सम्मानित किया गया है। समृद्ध गोंड जनजातीय संस्कृति का उदाहरण है ये गांव। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन से घिरा हुआ है और इस गांव में प्राकृतिक और शांत वातावरण यहां पर पर्यटन को
बढ़ावा देने में एक सहयोगी तत्व के रूप में नजर आता है। गांव में पक्षियों की प्रचुर प्रजातियां और मनोरम परिदृश्य यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये गांव प्रकृति के बेहद करीब होने का एहसास दिलाता है। इस एहसास को बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने यहां पर्यटकों के लिए 9 होम स्टे तैयार किए हैं। इन होम स्टेज के आसपास विलेज वॉक, प्राकृतिक खेती, बैलगाड़ी की सवारी, मछली पकड़ने जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र की गतिविधियां हैं उनमें आने वाले पर्यटक हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा पक्षी देखना, साइकिल चलाना, स्टार गेजिंग जैसी गतिविधियों का आनंद भी पर्यटक यहां पर आकर लेते हैं। भोजन का जो जिक्र है उसका भी यहाँ पर उसका जिक्र करना जरूरी है। जो भोजन है, क्योंकि मक्के की रोटी, चने की भाजी और चने की दाल, ये जो स्थानीय व्यंजन हैं उनका भी लुत्फ यहाँ पर आकर पर्यटक उठाते हैं। तो मध्य प्रदेश को जो सम्मान मिला है, एक और जो सम्मान मिला है साबरवानी गांव, उस श्रेणी में दूसरे नंबर पर। और अब मध्य प्रदेश का वो तीसरा और खास गांव जिसे सम्मानित किया गया है, ये गांव आता है निवाड़ी जिले की ओरछा के पास लाडपुरा खास इस गांव का नाम है। राम राजा की नगरी ओरछा से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। इस गांव को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत पहला ग्रामीण पर्यटन गांव बनाया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने भी इस गांव का चयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत किया और पहला गांव जो है वो बना लाडपुरा खास निवाड़ी जिले का। अब इसकी जो विशेषता है उन पर भी बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड की संस्कृति को समेटे हुए ये गांव है। सांस्कृतिक क्षेत्र बुंदेलखंड के केंद्र में बसा हुआ ये गांव है लाडपुरा खास। ग्रामीण परिवेश और संस्कृति के बेहद करीब होने का एहसास दिलाता है ये गांव। बुंदेली संस्कृति और परंपराओं से रूबरू कराता है। यहां आने वाले पर्यटकों को यह अनूठा अवसर देता है। इसके साथ में मनमोहक परिदृश्यों, वादियां, सुरम्य नजारे, कृषि क्षेत्रों और ग्रामीण जीवन से रचा बसा गांव है लाडपुरा खास। कुछ चीजें जो यहां और भी खास इसे बनाती हैं वो ये कि हाथ से बनाई गई दीवार, पेंटिंग से सजे होमस्टे वगैरह, ये तमाम चीजें यहां पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और अब जल्दी से एक और चीज को समराइज कर लेते हैं, फिर दूसरी खबर पर बढ़ेंगे कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के सम्मान से हासिल क्या होगा। मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति को देश और दुनिया के मानचित्र पर पहचान मिलेगी। इसके अलावा प्रदेश के इन गांवों से लोक संस्कृति और स्थानीय लोगों को रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्राचीन लोक कलाओं और परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन भी संभव हो सकेगा। इसके अलावा आदिवासी और पिछड़े ग्रामीणों के जीवन स्तर में सशक्त सुधार भी आएगा। देशी और विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ेगी, पर्यटन उद्योग बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गांव की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इसके अलावा प्राचीन कला, शिल्प और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण भी होगा। आने वाली पीढ़ियों तक हमारी कला, संस्कृति, परंपराएं और ये धरोहर सुरक्षित रहेंगी। और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर, अब हम उसका रुख करेंगे। सागर में 27 सितंबर यानी शुक्रवार को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। 23,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए मिले हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बने, जैसे बंसल ग्रुप ने 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक 5 स्टार होटल और सोलर प्लांट लगाने के लिए 1350 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही। इसके अलावा मध्य भारत एग्रो कंपनी ने बंडा में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने का आश्वासन दिया। गीतांजलि ग्रुप ने निवाड़ी में 3200 करोड़ रुपए का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने की बात कही। इसके अलावा जो है वो हम आपको कुछ एक्सटेंडेड जानकारियां भी दे देते हैं, वो ये कि इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में, ये चौथी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव थी मध्य प्रदेश की। अगले साल यानी फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया जाना है। जो अभी टेंटेटिव तारीख से हैं वो 7 और 8 फरवरी संभावित हैं। इसके पहले निवेश से जुड़े हुए जो भी उपक्रम यहां पर किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं, उन्हें प्री इन्वेस्टर समिट इवेंट कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में अभी तक 3 प्री इन्वेस्टर समिट इवेंट हो चुके थे, जबलपुर में, उज्जैन में, ग्वालियर में, और सागर में ये चौथा
रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। रीवा में और अन्य स्थानों पर आने वाले समय में अगले महीने में ऐसे ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने हैं, लेकिन इन कॉन्क्लेव्स के जरिए मध्य प्रदेश में किस तरह से उद्योगों को लेकर अनुकूल वातावरण है, सरकार की मंशा क्या है, निवेशकों को यहां पर क्यों आना चाहिए, इन तमाम सारी चीजों पर खुलकर बात हुई और निवेशकों का खुले हाथ से यहां पर प्रस्ताव लेकर आना इस बात को बताने के लिए काफी है कि ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सफल भी रही। और चलिए अब आज के इस कार्यक्रम के कुछ जो अलग अलग हिस्से हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि गीतांजलि ग्रुप 3200 करोड़ रुपए का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगा रही है। बुंदेलखंड में इन्वेस्टमेंट से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आने वाले समय में मेडिकल सेक्टर में भी गीतांजलि ग्रुप इन्वेस्ट करेगा। हमारे बीच गीतांजलि ग्रुप के श्रीमान जगदीश चंद्र अग्रवाल जी, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। आज ही इन्होंने अभी लगभग 3200 से 3500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड की धरती में, अनिल जी आपके क्षेत्र में निवाड़ी में करने की घोषणा की है। और घोषणा नहीं, सभी प्रकार के क्लियरेंस के साथ आपने कहा दिवाली के पहले 3,500 करोड़ का आप भूमि पूजन कर दो, 1.5 साल में फैक्ट्री बना के चालू कर देंगे। इतनी तैयारी से हमारे बीच आपने कहा आपके 2 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी जयपुर और उदयपुर में चलते हैं, तो हमने कहा हमारे पीपीपी मॉडल पर टीकमगढ़ का भी निकाला हुआ है। हमने कहा आप जरूर आवेदन करें, हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि मेडिकल सेक्टर में भी आप हमारे बीच में पहचान बनाएं। आप इस सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारे साथ जुड़े, ये हमारी इच्छा है। श्री सुधीर अग्रवाल जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर समिट संभाग स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है। बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह। लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में, अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्थानीय स्तर पर नवाचारों के उपयोग से छोटे उद्योग लगाने वाले युवाओं को पुरस्कृत भी किया। मुख्यमंत्री ने जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका मध्य प्रदेश संदेश के अंग्रेजी संस्करण का भी इस कार्यक्रम के दौरान लोकार्पण किया। और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है, ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी। और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए, जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खुलते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहां से लेके वहां तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है, सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सागर के सभी जिले, पन्ना में सीमेंट उद्योग, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं? 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले पन्ना में होने वाला है। 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में भी सीमेंट प्लांट। कहाँ लोधी जी, जोरदार अभिनंदन करो। दमोह में हटा के पास ये पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सागर की सुर्खी में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव मिला है। सागर के बाद रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर भी कॉन्क्लेव करने और अच्छे परिणाम लाने के लिए कलेक्टर्स को पाबंद किया गया है। तो हमारे बीच पैरामाउंट केबल, पैसिफिक मेटा मेटल, तो आपको बता ही दिया, मेटा स्टील का तो
जो जगदीश चंद्र अग्रवाल जी दे रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से बीना में लगभग 100 करोड़ के निवेश से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगने वाली। जोरदार अभिनंदन करो। और बीना तो बदलने वाला, बीना के अलग अलग प्रकार के हमारे रसायन और उर्वरक के सभी प्रकार के कारखानों के माध्यम से आज ही यहाँ मध्य भारत की एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 से ज्यादा रोजगार के अवसर वहीं बीना के लिए मिलने वाले हैं। ये हमारी आज की अपनी उपलब्धि रहने वाली। डेटा सेंटर, कभी कल्पना कर सकते थे डेटा सेंटर सागर रीजन में आएगा? मुझे लगता है अभी मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत यहीं से हो रही है। और डेटा सेंटर के लिए जोरदार अभिनंदन करो। अपने यहाँ डेटा सेंटर के माध्यम से हमारे मिश्रा जी ने दुबे जी ने बहुत अच्छी बात रखी थी, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आज सुर्खी के अंदर डेटा सेंटर डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 1700 करोड़ का, जिसके माध्यम से लगभग 1000 लोगों को लाभ मिलेगा। कॉन्क्लेव में कुछ और नई चीजें भी देखने को मिली जो आमतौर पर इससे पहले वाली कॉन्क्लेव्स में दिखाई नहीं दी हैं। जैसे ओरछा खजुराहो को डेस्टिनेशन वेडिंग और होटल इंडस्ट्री का हब बनाने का प्लान यहां पर होता नजर आया। सागर के पुराने बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग को पुनर्जीवित करने पर भी फोकस नजर आया। छतरपुर के फर्नीचर, दमोह के चने, टीकमगढ़ के अदरक और सागर के टमाटर को देश दुनिया में पहुंचाने की तैयारी भी नजर आई। इन तमाम क्षेत्रीय चीजों के साथ जो एक बड़ी और महत्वपूर्ण चीज निकल कर आई वो ये कि सागर की ढाना हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी आया है। दीर्घकालिक रूप से डेवलपमेंट की ये बड़ी संभावना का एक क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि जब हमारे इस क्षेत्र में नए नए राजमार्ग बन रहे हैं, जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जिनके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन केवल सुनते थे। भारत का सबसे तेज गति से और सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई का छोटा कॉरिडोर बनाया 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे, वो सबसे बड़ा सेक्टर निकल रहा है मध्य प्रदेश के बीच में से। ये लाभ हमको मिल रहा है। सागर में 4 लेन मिल रहा है, इंदौर उज्जैन 6 लेन बन रहा है। और ये आप तो इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए जरूर बताना चाहूंगा, कौन सा क्षेत्र हम छोड़ रहे हैं। हमारी मेट्रो, और मेट्रो तो छोड़ो, वंदे मेट्रो भी मध्य प्रदेश में अपना पांव पसार रही। जोरदार अभिनंदन करे। किसी प्रकार के क्षेत्र को हम नहीं छोड़ रहे हैं। अभी अभी ओला जी की तो बात ही नहीं कही। आपके यहाँ इसी सागर के अंदर आपका एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए भी सीसराम ओला जी मौजूद है। 1800 करोड़ के लागत से 4 एयरपोर्ट बनाने के लिए वो अपनी निवेश करने को तैयार है। ये है हमारी इन्वेस्टर समिट की ताकत। इसी क्रम में सीएम ने आगे यह भी कहा कि हर सेक्टर मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। कई करोड़ों के निवेश प्रस्ताव आए हैं और इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके माध्यम से 1000 करोड़ का 2000 लोगों को रोजगार दिलाने के इसका भी एमओयू हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात का, यह नए निवेश का। इसी प्रकार से जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, सभी बंसल ग्रुप ने आज उमेश जी के लिए जोरदार ताली बजाओ 1350 करोड़ की घोषणा की है। इसमें सागर भी जोड़ लेना। अभी सागर में हॉस्पिटल तो डाला है, लेकिन दरवाजा खोलो, मैं देख रहा हूं जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर सागर मेरी तरफ से घोषणा करता हूं। उमेश जी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। धीरे धीरे मत आओ, दिल खोल के आओ, एक बार में आओ। परमात्मा ने मौका दिया है। यहां पर जो संभावना है बाकी कहीं नहीं मिलेगी। नर्मदापुरम में इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी का 1600 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। नर्मदापुरम में दूसरा नौकरणी ऊर्जा का 1000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आया। इसमें 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बुंदेलखंड और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बल मिला है। बड़े पैमाने पर किया गया ये आयोजन हमारे उत्साह को बढ़ाता है। औद्योगिक इकाइयों को मजबूती के साथ कुटीर और ग्रामोद्योगों के इकोसिस्टम को भी कनेक्ट किया जा रहा है। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि 350 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंगोलिया, अल्जीरिया, केन्या, कनाडा, ईरान
और थाईलैंड के प्रतिनिधि भी इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बने। इसके अलावा देश के 10 राज्यों से निवेशक मध्य प्रदेश में सहभागिता करने पहुंचे। 150 से अधिक विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, नवकरणीय ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन से जुड़े उद्योगपति इस कार्यक्रम का हिस्सा हुए और इन सभी से 23,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनसे होगा क्या? इनसे 27,875 रोजगार के अवसर तैयार होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब उद्योगपति और निवेशकों के बीच संवाद करते हैं तो बड़े पैमाने पर निवेशक अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और मुझे इस बात का पूरा आनंद है। बड़े पैमाने पर आज हमारी ये बैठक का करना सार्थकता की दिशा में माना जा सकता है। ये सारे प्रस्ताव देखो तो लगभग 23,000 करोड़ के, अब गिनती भूल गए हम तो, इतना ख्याल हो गया, लेकिन परमात्मा की दया से बदलते दौर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारे सभी सेक्टर में जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप अपने सबके सहयोग से मध्य प्रदेश औद्योगिक निवेश की दृष्टि से इसी गति से बढ़ते हुए अगले महीने हमारे पास हम रीवा में इसी प्रकार की कॉन्क्लेव करने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे ये जो निवेशकों के प्रस्ताव आ रहे हैं, निश्चित रूप से एक नया रिकॉर्ड बनेगा और रिकॉर्ड दो नाते से आने वाले समय में जो हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट 5 साल में डबल करते हुए सभी प्रकार की निवेश की संभावनाओं के साथ हमारी आर्थिक संग्रहण की ताकत भी बढ़े और राज्य वित्तीय व्यवस्था में मजबूत बने। मुझे पूरा भरोसा है कि 5 साल तो लंबा है, लेकिन जिस प्रकार से ये गति बनी है, लगभग 10 महीने में जिस प्रकार के संदेश आ रहे हैं और ये गतिविधि संपन्न हो रही, लगभग लगता है कि उस निर्धारित अवधि के पहले ही हो सकता है 3 या 4 साल में हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। एमएसएमई विभाग द्वारा निवेश के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रस्ताव जो आए हैं, जो केवल सागर संभाग के सभी जिलों के लिए है, वो 940 करोड़ के लगभग 4,500 लोगों को रोजगार दिलाने के प्रस्ताव आज यहाँ प्राप्त हुए हैं। और अब वो खबर जो प्रदेश के लिए जानने के लिए जरूरी है, राजधानी वासियों के लिए काफी खुशी की साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झुग्गी मुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए आदेश भी दिए हैं। सरकार गरीबों को झुग्गी से हटाकर उन्हें फ्लैट देने की योजना पर काम कर रही है। शहर के प्रमुख झुग्गी स्थलों को चिन्हित करके वहां पर विस्थापन का काम किया जाना है। इससे होगा ये कि धीरे धीरे कर शहर में अतिक्रमण की जो स्थितियां बनी हुई हैं उन पर काबू किया जाएगा। इसके अलावा शहर को सुंदर बनाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें भी तेजी आएगी। इस खबर को पूरा ठीक से डिकोड करने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। झुग्गियों पर मोहन की झुकी नजर। संकल्प अभियान, हर गरीब को पक्का मकान। भोपाल की शान को बट्टा लगा रही झुग्गियां। झुग्गी मुक्त अभियान सीएम का संकल्प अभियान। भोपाल में झुग्गी वासियों को मिलेगा पक्का मकान। झुग्गियों से लोगों को फ्लैट में किया जाएगा शिफ्ट। सीएम मोहन ने दिए अधिकारियों को निर्देश। शहर के बीच करीब 300 एकड़ में झुग्गियां। 14,000 फ्लैट बनाने पर मोहन सरकार का फोकस। भोपाल देश की सबसे सुंदर राजधानियों में से अग्रणी है, लेकिन यहाँ की झुग्गियां शहर की साख और खूबसूरती को बट्टा लगाती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए खास प्लान तैयार कर लिया। मुख्यमंत्री ने झुग्गी मुक्त भोपाल का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से झुग्गियों को हटाने के लिए पूरी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झुग्गियों में रहने वाले नागरिकों को सड़क पर नहीं लाना है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। पहले उनके निवास के लिए भवन तैयार किए जाएं, उसके बाद उन्हें विस्थापित करके झुग्गियां हटाई जाए। एक तो भोपाल को यहाँ जो झुग्गी में हमारे भाई बहन रहते हैं, इनको पक्का मकान मिले, इनकी समस्या का समाधान हो। ये झुग्गी मुक्त मध्य प्रदेश में हमारी राजधानी बनना चाहिए, इस दिशा में भी हमने निर्णय किया है। सीएम मोहन झुग्गी मुक्त राजधानी का सपना देख रहे हैं,
लेकिन राजधानी भोपाल में कई ऐसे झुग्गीवासी हैं जिन्हें सरकार ने पक्का मकान दिया, लेकिन उन मकानों में झुग्गीवासी नहीं रहते हैं, जबकि उन मकानों के फ्लैट को किराए पर देकर पैसा वसूला जा रहा है। नगर निगम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार झुग्गी मुक्त करने में लगी हुई है, लेकिन झुग्गी माफिया पनप रहे हैं। भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है कि जिनके नाम पर पहले जिनके नाम पर झुग्गी थी, सरकार ने उनको मकान पक्के बनाकर दे दिए। यदि वो अपनी झुग्गी में रह रहे हैं तो झुग्गी की जगह मकान में रहें, क्योंकि भोपाल की जनता को मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे देश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी हो या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक ही बात को लेकर जनता की चिंता करते हैं कि हर व्यक्ति का एक सपना रहता है कि उसके सिर पर पक्की छत हो, और पक्की छत बनाने के लिए केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार योजनाएं लेकर आती है, और वही योजनाओं को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग में अपनी इच्छा को व्यक्त किया है। उधर झुग्गी मुक्त अभियान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार में भूमाफिया मौज कर रहे हैं, खाली जमीन पर बीजेपी के लोग कब्जा कर रहे हैं। बीजेपी गरीब की रोटी और मकान छीनने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार को भारतीय जनता पार्टी की 20 वर्षों से है यह कार्य कर लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सरकार को पहली प्राथमिकता में गरीबों के लिए निश्चित तौर पर घर बनाने चाहिए, लेकिन हम दूसरी ओर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माफिया इस कदर हावी है कि जहां खाली ज़मीन दिखती है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कब्जा कर लेते हैं, उसको औने पौने दाम में बेच देते हैं, सल्टा देते हैं। गरीब के हक में रोटी, गरीब के हक में भोजन और उनके घर पर छत आज कोसों दूर है। गरीब का जो सपना है, सपना अधूरा रह गया है। केवल अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको उन ज़रूरतमंद लोगों से बैठकर, तमाम एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं, उनसे सलाह करना चाहिए कि आज उनके जनजीवन को कैसे बेहतर बना जाए, क्योंकि तमाम अवसरों पर, तमाम विषय पर हमने देखा है कि सरकार केवल घर उजाड़ देती है और उनके लिए घर उपलब्ध नहीं कर पाती है। उधर भोपाल की झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को आशियाने की आस है। भोपाल में सैकड़ों झुग्गी बस्तियां मौजूद हैं। ये सभी शहर के बीच करीब 300 एकड़ में फैली हुई है, जहां से लोगों को फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14,000 फ्लैट बनाने पर काम कर रही है, जिसके तहत झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा। इसी अभियान के तहत भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाया जाएगा। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ऐसी ही खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।